Good morning दोस्तों. Today I will discuss about the पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एंड HDFC फ्लेक्सी कैप. तो मार्केट में ये चर्चा हो रहा है कि विच फंड इज़ बेटर, मतलब HDFC ज़्यादा अच्छा है या पारंपरिक ज़्यादा अच्छा है. सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विच फंड इज़ बेटर, HDFC फ्लेक्सी वर्सेस पारंपरिक फ्लेक्सी. सो दिस वीडियो इज़ टोटली एजुकेशनल पर्पस. सो कीप वॉचिंग एंड चलिए शुरू करते हैं. तो पहले आते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप. तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का जो AUM है लगभग 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ क्रॉस हो गया है इसका जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट. और अभी जो डायरेक्ट प्लान के अंदर जो NAV चल रहा है वो है 91 रुपीज़. टाइप ऑफ द स्कीम, ये एक फ्लेक्सी कैप. फ्लेक्सी कैप का मतलब है इसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है. ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप जो मार्केट में है उसमें लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट ही ज़्यादा है, मगर इसमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट का पूरा अपॉर्चुनिटी है. देयर इज़ नो बैरियर, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है जो फ्लेक्सी कैप में, सॉरी लार्ज कैप में आपको इतना डालना चाहिए या मिड कैप में इतना डालना चाहिए या स्मॉल कैप में इतना डालना चाहिए. तीनों कैटेगरी में कुछ भी मतलब अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं. 100% लार्ज कैप में कर सकते हैं, 100% मिड कैप में कर सकते हैं और 100% चाहे तो स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं. मगर इन जनरल जो भी आप देखिएगा फ्लेक्सी कैप है मार्केट में वो सभी मतलब लार्ज कैप में ही ज़्यादा इन्वेस्ट है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर. इसमें जो फंड मैनेजर है राजीव ठक्कर, रौनक ओंकार, राज मेहता, रुकुन ताराचंदी एंड मानसी क्रिया, ये सभी जो फंड मैनेजर्स है. इसका जो मेन फंड मैनेजर वो राजीव ठक्कर, ये बहुत ही अच्छा फंड मैनेजर है. इस मतलब जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है एंड इक्विटी फंड मैनेजर है राजीव ठक्कर. रिलेवेंट एक्सपीरियंस ओवर 2 decades in various segments of the financial market such as investment banking, corporate finance, securities broking and fund management. मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी मैं अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग दैट फंड मैनेजर को आपको देखना चाहिए. फंड मैनेजर वो पर्सन है जो आपका फंड को मैनेज कर रहा है. तो उसका एक्सपीरियंस क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या कौन से सेक्टर उसमें पहले उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, कौन सा फंड वो मैनेज करते हैं, कितना फंड मैनेज करते हैं, कितना AUM मैनेज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं म्यूचुअल फंड में. तो राजीव ठक्कर हैज़ ओवर 18 years एक्सपीरियंस है इनका इन द वेरियस सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. हिज फंड मैनेजमेंट करियर commenced in 2003 when he was appointed the fund manager for PPF's पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस फ्लैगशिप स्कीम टाइटल कॉग्निटो. तो इसमें क्या है, अब इसमें ज़्यादा आप देखिए तो डिटेल में थोड़ा जाते हैं. तो ये जो है ये कैटेगरी वैल्यू इन्वेस्टिंग, मतलब इनका जो बिलीफ है ये वैल्यू इन्वेस्टिंग. मतलब ये जो फंड मैनेजर है इनका देखिए, हर फंड मैनेजर का इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग होता है. ऐसा नहीं है सभी फंड मैनेजर सेम इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करेगा. हर आदमी का, हर व्यक्ति का एक अलग चॉइस होता है. ये जो राजीव जी है स्ट्रॉन्ग बिलीवर है इन वैल्यू इन्वेस्टिंग, स्कूल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो कि वॉरेन बफेट का बेस मॉडल है जिनका वैल्यू इन्वेस्टिंग ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं. और हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉरेन बफेट एंड चार्ली मॉन्गर अप्रोच. अभी जो है ये अपार्ट फ्रॉम हिज टेक्निकल एबिलिटी, व्हाट डिस्टिंग्विश फ्रॉम हिम फ्रॉम मेनी अदर्स इन हिज एबिलिटी टू स्टैंड हिज ग्राउंड एंड रिमेन अनफ्लैपेबल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम. मतलब बहुत फंड मैनेजर है मार्केट में, बहुत सारा स्कीम है. तो राजीव ठक्कर जी जो है वो कैसे अलग है दूसरे फंड मैनेजर से, तो इसका जो मेन जो है मतलब देखिए, द ट्रेड एनेबल हिम टू रेसिस्ट टेम्पटेशन ऑफ एंटरिंग स्पेकुलेटिव स्टॉक. ये कभी भी स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में एंटर नहीं करते. जो भी स्टॉक्स मतलब उछाल हो रहा है या बहुत ज़्यादा टेम्पोररी उसमें रन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा भाग रहा है, तो उसमें ये बिल्कुल ड्यूरिंग एक्सट्रीमली बुलिश टाइम एज ही बिलीव दैट ही इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट
to wager on client fund and faith by chasing company that one does not have any conviction. मतलब जो कंपनी है उसका अगर फंडामेंटल या उसका कैश फ्लोस अच्छा नहीं है, उसमें सस्ता नहीं मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा शेयर्स ऐसा होता है बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है, मगर फिर भी वो बहुत ज़्यादा भाग रहा है मार्केट में। तो ऐसा नहीं है, वो हर वक्त ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ही है वैल्यूएशन को ट्रैक करना। चीप वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करो एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में। ऐसा नहीं वैल्यू कम है, चीप है, मगर उसका कंपनी में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, दे आर फंडामेंटली वीक, ऐसा नहीं है। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो भी स्टॉक्स है उसमें वैल्यू को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ द वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो ही स्ट्रांगली बिलीव इन ओनली स्टॉक परचेस एट राइट वैल्यूएशन एंड विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म रिटर्न एंड इज अनप्रेडिक्टेड बाय शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन। मतलब इसमें शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन को ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करते कि ये हमेशा स्टॉक्स को चीप वैल्यूएशन में पकड़ते हैं एंड इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले जाते हैं। Besides that, he also had courage and wisdom to reject fund infusion in the scheme if he felt that investment opportunity were absent. Under Rajiv Abel's stewardship, Cognito have performed extremely, and as many satisfied clients will repeatedly testify. A very impressive aspect about Rajiv is that even before he was appointed as CEO in 2007, he was always observant about various aspects of the business and did not restrict himself only to his function area. Although he was officially assigned to manage the PMS and handle the equity research team on the broking side of operation, he has played a pivotal role in number of PFA's new initiatives such as introduction of web-based booking, emergence as a depository participant, the various modalities involved, and so many others. He the merger related 2007. He's a man of few words, but his low-key demeanor often underplay the fact and that he's a good listener, team player, and razor-sharp thinker. राजीव एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है इनका, ही इज़ ए चार्टर अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट एंड CFA चार्टर होल्डर। मतलब फाड़ू डिग्री है इनके पास, डिग्री का कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कोई भी CA कॉस्टिंग एंड जो भी CFA होगा वही अच्छा फंड मैनेजर रहेगा, ये बिल्कुल नहीं है। मगर अगर क्वालिफिकेशन है और उसके साथ एक्सपीरियंस है, बंदे में दम है, फंड मैनेजर बहुत अच्छा है, वैल्यू में बिलीफ रखता है तो मतलब हाँ फंड मैनेजर अच्छा होगा, ये आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपको देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। यू शुड थॉरोली रीड अबाउट द फंड मैनेजर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। सो अभी जो है मेजर जो फंड मैनेजर है राजीव ठक्कर, इनके बारे में जान लिया। और जो है नील पारेख, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं AMC का। नील पारेख जी है, राजीव ठक्कर है, और हिमांशु बुहाड़ा है, सुब्रतो कुमार मित्रो है, ये सभी पर्सन जो है और भी है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है वो है राजीव ठक्कर एंड नील पारेख जो है वो चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो रोना कोंकर जो है फंड मैनेजर एंड रिसर्च हेड है, जैसे राजीव ठक्कर जी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, तो रोना कोंकर इज द फंड मैनेजर एंड रिसर्च हेड एट PPFS Mutual Fund. He started his career PPFS in 2008 as an intern in the research team. He graduated from the University of Mumbai with a BSc and IT and MMS, Masters in Management Studies in Finance. और डेप्ट मार्केट को जो फंड मैनेजर देखते हैं वो है राज मेहता, और इक्विटी में और भी है एक रुकुन ताराचंदी, ये भी एक मतलब फंड मैनेजर है PPFS का। तो मॉडर्नली देखा जाता है जो रोना कोंकर है एंड मेन जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एंड इक्विटी फंड मैनेजर है वो है राजीव ठक्कर। तो फंड मैनेजर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। अभी आ जाते हैं इसके फैक्ट। ये है इनसाइडर होल्डिंग। इनसाइडर होल्डिंग मतलब जो फंड मैनेजर है, मतलब इन AMC का जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड फंड मैनेजर उनका भी इन्वेस्टमेंट है इस स्कीम के अंदर। तब इसका जो फैक्ट शीट है हम इसको थोड़ा फैक्ट शीट को रीड कर लेते हैं। तो पराग फ्लेक्सी कैप जो है नाम फंड का नाम मैंने पहले ही बता दिया। इसमें जैसे ये ओपन एंडेड स्कीम है।
ओपन एंडेड एंड डायनामिक इक्विटी स्कीम है अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। ये 2013 में आया था, फर्स्ट जो ये फंड मतलब अलॉटमेंट आया था, लॉन्च हुआ था 2013 में। फंड मैनेजर जो भी है उसका भी डिटेल में मैंने जान लिया ऑलरेडी, मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राजीव ठक्कर है, रौनक ओंकर, राज मेहता, रोपन ताराचंदी, मानसिक रिया, एवं बता दिया। एवं एवरेज एवं मंथ का है वो भी 1 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ मतलब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। और अभी जो 31 मई का जो रिसेंट एवं है लास्ट मंथ का, वो भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। एक्सपेंस रेशियो पता है तो रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 1.28, तो लगभग ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। डायरेक्ट प्लान के अंदर 0.63 है। इसका जो बेंचमार्क है, बेसिक जो टियर 1 बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 TRI एंड एडिशनल बेंचमार्क है निफ्टी 50 TRI। अब इसमें जो भी लोग SIP करते हैं, SIP करो या लमसम करो, कुछ भी करो, 1000 रुपीज़, ओनली 1000। बहुत मतलब फंड है ऐसा जिसमें SIP 1000 है और लमसम 5000 से नीचे नहीं होता। यू हैव टू मिनिमम इन्वेस्ट एटलीस्ट 5000 रुपीज़। तो यहाँ पे एडिशनल परचेस बहुत अच्छा है, 1000 आप एडिशनल परचेस कर सकते हो। तो इसमें बहुत ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा फंड है, जैसे 100 रुपीज़ से इन्वेस्ट होता है, 500 होता है, मतलब ये जो न्यू परचेज एडिशनल परचेज 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। ऐसा बहुत फंड है इसमें, जैसे HDFC का ही है, ICICI का है, 100 से होता है। तो ये एक अच्छा बात है, 100 रुपीज़ से इन्वेस्ट का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। जो मतलब छोटा जो इन्वेस्टर है उनको, जिनके पास सपोज 1000 रुपीज़ नहीं है, तो 100 रुपीज़ से वो शुरुआत कर सकते हैं अपने जर्नी को, या अपने टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, मैंने 100 रुपीज़ या 200 500 लगाया, उनका खुद का जो एक्सपीरियंस है या थोड़ा फंड का परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, टेस्ट बेसिस पे 100-200 रुपये लगा के वो टेस्ट कर सकते हैं। मगर इस फंड में नहीं होगा, इसमें आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ लगाना पड़ेगा। अब जो एंट्री लोड है, एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल किसी भी फंड में। अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री लोड उठ गया, एंट्री लोड कुछ नहीं है। एग्जिट लोड है, अब 10% ऑफ द यूनिट आपको, अगर आप 10% ऑफ द यूनिट मतलब आपके पास जितना भी यूनिट है उसका 10% अगर आप विड्रॉ करते हो तो इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा आपको। इफ़ यू विड्रॉ मोर देन 10% देन इट विल चार्ज 2% exit load on or before 365 days and 1% exit load if investment is redeemed after 365 days but on or before 730 days। मतलब इसमें लगभग 2 साल का एग्जिट लोड है, 2 ईयर का। मतलब ऐसा कोई फंड नहीं है, मतलब ये मुझको लगता है ये सिर्फ 1 फंड है, जैसे पराग पड़िक फ्लेक्सी कैप में, पराग पड़िक में इसमें 2 ईयर्स का एग्जिट लोड है और किसी भी फंड में शायद नहीं होगा। अगर किसी फंड में है तो आप कमेंट में बताइए, हाँ इसमें सर इसमें भी 2 ईयर का एग्जिट लोड है। तो आफ्टर 2 ईयर्स मतलब आफ्टर 730 days देयर विल बी नो एग्जिट लोड, यू कैन रिडीम योर मनी इजीली विदाउट एनी डिडक्शन। इसमें जो क्वांटिटेटिव इंडिकेटर है जैसे बीटा हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, बीटा इसका बहुत ही अच्छा है 0.62। बीटा का मतलब है कितना रिस्क में कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, कितना रिस्क लेके। बीटा जितना लो होगा उतना आपका फंड अच्छे से मतलब मैनेज कर, रिस्क को मैनेज कर, रिस्क को कितना अच्छे तरीके से। अगर इसमें बीटा 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब 1 से ज़्यादा बीटा अगर होगा, इफ़ देयर इज़ एनी फंड दैन द हुज बीटा इज़ मोर देन 1 then you should avoid this fund. Personally I am telling you you should avoid it। and standard deviation है 10.224, sharp ratio 1.18, portfolio turnover जो है वो है excluding equity arbitrage। अब इक्विटी आर्बिट्रेज को पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप रेशियो को समझ पाएंगे। इक्विटी, व्हाट इज़ इक्विटी आर्बिट्रेज? देखिए इक्विटी आर्बिट्रेज फंड है जो जैसे मार्केट में क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होते हैं, जैसे 2 एक्सचेंज है, NSE एंड BSE। तो क्या करते हैं कि किसी शेयर का प्राइस NSE में सपोज 100 रुपीज़ चल रहा है, 100 रुपीज़ 20 पैसा, और किसी दूसरे एक्सचेंज में वो 100 रुपीज़ चल रहा है
10 पैसा। ये जो डिफरेंस है, अब इसको अब 10 इस प्राइस में खरीद के इस प्राइस में अगर आप बेच देंगे तो इसको आर्बिट्रेज करते एक ही मतलब एक ही शेयर को एक एक्सचेंज बाई करते हैं, दूसरे एक्सचेंज में इमीडिएट सेल करते हैं, इसको आर्बिट्रेज करते हैं और आर्बिट्रेज में थोड़ा बहुत हेजिंग हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत रिटर्न जनरेट होता है। इसमें क्या है, फंड को थोड़ा, पोर्टफोलियो को थोड़ा रिटर्न मिलता है पोर्टफोलियो में, तो इसलिए आर्बिट्रेज होता है। आर्बिट्रेज को छोड़ के पोर्टफोलियो का जो टारगेट है उसको छोड़ दीजिए। आर्बिट्रेज मेजर कोई इक्विटी पोर्टफोलियो का मेजर पार्ट नहीं है, वो बहुत ही कम होता है। तो इसमें जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है वो 16.20 है टर्नओवर, बहुत ही अच्छा टर्नओवर रेशियो है। और पोर्टफोलियो का जो टर्नओवर है इंक्लूडिंग आर्बिट्रेज वो भी 34.43 है। अगर अच्छा आप जो बताएंगे ये जो आर्बिट्रेज हो रहा है 0.20 0.10 में खरीद कर, ये आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड्स में ट्रांजैक्शन को होना चाहिए। इसके लिए जो सर्वर है इनो के मतलब ये सब एमसी के पास होता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर आर्बिट्रेज नहीं कर सकते सेम एक्सचेंज में, मतलब सेम डे में आप एनएससी में बाई करके बीएससी में सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जिसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो आपके पास नहीं है। जो भी आप यूज़ करते हो, आई थिंक जीरोधा, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, जो भी ब्रोकर्स है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। इस वीडियो में जो भी मैं नाम ले रहा हूँ, दिस इज़ फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस, नॉट प्रोमोटिंग पर्पस। तो ये आप नहीं कर पाएंगे। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मतलब एएमसी के पास वो सॉफ्टवेयर अलग से होता है, वो सिस्टम अलग से होता है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया अभी तक, अभी आते इंडस्ट्री एलोकेशन। इंडस्ट्री एलोकेशन में क्या है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है पीपीएफएस म्यूचुअल फंड, मतलब पीपीएफएस का जो फ्लेक्सी कैप है इसमें भारी मात्रा में 20% लगभग बैंक्स में है। डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है 11%, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश होल्ड करके रखा है 10% लगभग कैश है इनके पास। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 8.60, ऑटोमोबाइल में है 7%, फाइनेंस में है 6.97, कंज्यूमेबल फ्यूल 5.95, पावर सेक्टर में भी है, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी में भी है, सॉफ्टवेयर में भी है, फार्मास्यूटिकल में भी है, आर्बिट्रेज एंड स्पेशल सिचुएशन, कैपिटल मार्केट, टेलीकॉम इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, फूड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कमर्शियल सर्विस, सभी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है इनका बैंक में है। उसके बाद जो है इन्होंने डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब लगभग 11% और इसमें 10% कैश है, मतलब लगभग 21% इन्होंने कैश होल्ड किया है, बाकी 80% जो है वो इन्वेस्ट किया है मार्केट में। ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट भी बहुत मतलब लॉन्ग टर्म डेट हो सकता है, शॉर्ट टर्म डेट सब है। ये पोर्टफोलियो डिटेल में हम जानेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अभी जो इसका जो CAGR है पोर्टफोलियो का सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से ये फंड आया है, हाउ मच मतलब कितना आपको रिटर्न बना के दिया है। देखिए रेगुलर है और डायरेक्ट है। रेगुलर मतलब आप किसी ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, मतलब एजेंट के थ्रू, म्यूचुअल फंड एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, या बैंक में जा सकते हैं। और डायरेक्ट जो है वो है आप थ्रू मतलब AMC के पोर्टल से या किसी ग्रो या जो भी आपका मतलब ब्रोकर मतलब डीमैट थ्रू वो डायरेक्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट में जो है वो लगभग 20% रिटर्न दिया है और रेगुलर में दिया है 19%। और निफ्टी 50 जो है और निफ्टी 500 जो है वो लगभग 15% एंड 13% या 14% का रिटर्न जनरेट किया है। मतलब इन लॉन्ग टर्म द फंड मैनेजर हैज़ बीटन द मार्केट। फंड मैनेजर में एबिलिटी है वो अपने बेंचमार्क को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से बीट किया है। नेक्स्ट आते हैं इसमें फ्लेक्सी कैप का जो पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, कौन सा स्टॉक्स है, कोर जो इक्विटी है इनका, कोर इक्विटी। तो बैंक से, तो बैंक से रियली बैंक का ही सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट होगा। जैसे HDFC बैंक है, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, कोल इंडिया। देखिए बैंक में HDFC बैंक में 8%, तो बैंक में कितना था 20% का इन्वेस्टमेंट था। इससे बैंक्स में 20 में 8% ही HDFC में डाल दिया, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट बैंक है तो HDFC अच्छा बैंक है, इसमें इन्वेस्ट कर दिया। कोल इंडिया है, पावर ग्रिड है, ICICI बैंक में अगेन 4.87,
आईटीसी में 4.40, कोटक महिंद्रा बैंक में लगभग 4% है, मारुति सुजुकी में जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, महिंद्रा ऑटोमोबाइल इसमें भी इन्वेस्ट किया है, एक्सिस बैंक में भी लगभग 3% इन्वेस्ट किया है, HCL टेक्नोलॉजी में है, टेलीकॉम भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस IT सॉफ्टवेयर, जाइडस, सीफ्ला। तो ये बहुत सारा कंपनी है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। जैसे फार्मास्यूटिकल में इपका है, इकड़ा है, कैपिटल मार्केट है, फाइनेंस में महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड है, नारायणा का जो हेल्थ केयर सर्विस में जो हॉस्पिटल है उसमें बहुत ज़्यादा कम है। मेजर जो होल्डिंग है ये ऊपर वाले में जो जैसे एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, सीप्ला, कोटक महिंद्रा ITC इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अभी आर्बिट्रेज के लिए क्या करते हैं, आर्बिट्रेज का देखिए परसेंटेज जो है 2.62%, बहुत ज़्यादा कम। इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस है, टाटा कंसल्टेंसी है, बजाज फाइनेंस है, रिलायंस है, लेट्सन एंड ट्यूब है। इसमें इन्हें आर्बिट्रेज है ना स्पेशल सिचुएशन में इनमें मतलब थोड़ा आर्बिट्रेज किया है। इसमें ओवरसीज सिक्योरिटीज़ है, ओवरसीज मतलब फॉरेन में इन्वेस्ट किया है, जैसे 10.92% का फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, मेटा में है, अल्फ़ाबेट में है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में है, अमेजन में है। ये थोड़ा यूनिट्स इशूड बाय रियल एस्टेट, थोड़ा बहुत मतलब 0.35 लगभग ना की बराबर इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में। डेप्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड, डेप्ट में लगभग आपका देखिए डेप्ट का पूरा शेड्यूल चल रहा है, 9.85% जो है वो डेप्ट में इन्वेस्ट किया है, डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। पराग इनका जो खुद का लिक्विड फंड है उसमें भी इन्वेस्ट किया है थोड़ा, और बाकी सब ट्रेजरी बिल में है, लगभग ये भी टोटल मिला के 10% हो गया। तो 21.43% जो है वो डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में है, जैसे लिक्विड बॉन्ड्स हो गया या कुछ भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सभी मिला के इसमें हो गया आपका लगभग 21.43%। और फॉरेन इक्विटी है आपका 10 पॉइंट समथिंग 11%, और बाकी 67% है इसका प्योर कोर इक्विटी। तब इसका रिटर्न पे आते हैं, जिसका सभी से मतलब सबको इंतजार है, रिटर्न कितना दे रहा है, रिटर्न क्या मिलेगा। देखिए एक तो आप SIP करिए या लमसम करिए। लमसम इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस जो है सिंस इंसेप्शन, जिन्होंने लमसम किया है, तो रेगुलर में 19.18 20% सिंस इंसेप्शन डायरेक्ट में। अच्छा, लास्ट 1 ईयर का भी 14% 15%, लास्ट 3 ईयर का 21 22 लगभग, लास्ट 5 ईयर का 27 28, और लास्ट 10 ईयर का 17.23 18.11% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, और जो कि बेंचमार्क को हमेशा देखिए बीट किया है। ये अच्छा बात है। आपको अगर इन्वेस्ट करना है म्यूचुअली फंड में, जैसे कोई भी फंड है, आपका बेंचमार्क में बीट कर रहा है। मैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स मतलब बेंचमार्क जो है Tier 1 बेंचमार्क एंड एडिशनल बेंचमार्क, ये दोनों को बीट करना चाहिए। नहीं तो फंड मैनेजर का कोई एबिलिटी नहीं है, ये ऐसा पता चलता है जो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इसमें अगर आप 10,000 डालते हो 10,000 सिंस इंसेप्शन, ये लगभग 82,000 हो जाएगा, डायरेक्ट में 89। तो मैं डायरेक्ट बता के चल रहा हूँ 11,000 हो रहा है लास्ट 1 ईयर का 10,000, लास्ट 10 ईयर का देखिए ये हो गया 52,000, लगभग 53,000 हो गया। अब ये रोलिंग रिटर्न देखिए, ये जो रिटर्न है रोलिंग रिटर्न, देखिए रोलिंग रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको म्यूचुअल फंड में। देखिए म्यूचुअल फंड में एक होता है ट्रेल रिटर्न होता है, एक होता है रोलिंग रिटर्न। हमेशा आपको क्या देखना चाहिए, रोलिंग रिटर्न ही देखना चाहिए, यानी कि ट्रेल रिटर्न। तो आप 3 साल छोड़ दीजिए, लगभग 5 साल या 10 ईयर्स का हम देखते हैं। 5 साल का रोलिंग रिटर्न देखिए, पराग फ्लेक्सी कैप का जो 5 साल का रोलिंग रिटर्न है एवरेज 18% है। फ्लेक्सी कैप जो डायरेक्ट है वो 19% रोलिंग रिटर्न एवरेज, 10 ईयर्स का 19% है। मतलब रिटर्न का जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छा है इस फंड में, रिटर्न बहुत अच्छा कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है। अगर आप इसमें SIP करते हो या लमसम करते हो, कुछ भी करते हो, रिटर्न में कंसिस्टेंसी चल रहा है। तो ये हो गया आपका पराग फ्लेक्सी कैप। इस फंड का मैंने जो भी डिस्कस किया बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझने की मतलब समझाने की कोशिश की है। और इसमें जो इस फंड का जो फंड मैनेजर है उनका जो भी एबिलिटीज़ है, जो भी उनका डिटेल्स है, मैंने आपको बताया कौन सा सेक्टर्स में इन्वेस्ट है। तो चलिए अभी पराग फ्लेक्सी कैप का आप लोगों ने सुन लिया, अभी हम HDFC में आते हैं।
अभी HDFC में क्या है, HDFC का जो फ्लेक्सी कैप है मार्केट में ये चल रहा है, HDFC फ्लेक्सी कैप भी लास्ट 5 ईयर का जो रिटर्न जनरेट करके दिया है HDFC ने, वो लगभग 32% CAGR दिया है, जो कि पारंपरिक से 5% या 5 to 6% ज़्यादा रिटर्न दिया है। और इसका जो AUM है वो भी लगभग 75,000 करोड़ है, बहुत अच्छा AUM है। और बेंचमार्क जो रिटर्न दिया है वो है 25% रिटर्न दिया है, जो कि बेंचमार्क को इन्होंने लगभग 25-32 7% में बीट किया, 7% ज़्यादा रिटर्न दिया है बेंचमार्क से, और मतलब आउट परफॉर्म किया है। अभी जो इनका इस जो फंड है, इस फंड का पहले फंड मैनेजर देख लेते हैं। फंड मैनेजर कौन है, देखिए, एक तो है रोशी जैन, एक है ध्रुव मुचल। रोशी जैन है सीनियर फंड मैनेजर और ध्रुव मुचल है इक्विटी एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर एंड ओवरसीज इंस्ट्रूमेंट। और सीनियर फंड मैनेजर है रोशी जैन। तो रोशी जैन के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। और इनका जो फंड मैनेज होता है, मतलब कौन सा और भी फंड है बहुत सारा, ऑल फंड्स मैनेज करते हैं। देखिए, नेट थोड़ा स्लो है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो चलिए देखिए, स्कीम परफॉर्मेंस हमारी फंड मैनेजर वाइज। अभी जो है रोशी जैन का रेगुलर डायरेक्ट SIP। तो अब डायरेक्ट ही देखिए, इसमें डायरेक्ट में आ जाइए। अब इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए, स्कीम परफॉर्मेंस। अभी जो फंड है रोशी जैन का, वो HDFC फ्लेक्सी कैप मेंटेन करते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ चलिए, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC ELSS टैक्सेबल एंड HDFC फोकस 30, ये तीनों फंड जो है ये रोशी जैन मैनेज कर रहे हैं करेंटली इन द HDFC म्यूचुअल फंड। तो अभी HDFC फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा फंड है। जैसे 5 ईयर्स का रिटर्न जो है वो भी मतलब फ्लैगशिप में रिटर्न है 30%, हाईएस्ट रिटर्न दिया है। अगेन जो फंड है फोकस 30, ये भी एक अच्छा फंड है, बहुत अच्छा फंड है फोकस 30। तो फोकस 30 का मतलब क्या है, फोकस्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज़ फोकस्ड। देखिए, मैं जो वीडियो बनाता हूँ थोड़ा लंबा वीडियो होता है, मगर हर चीज़ जो है ना आपको डिटेल में, एकदम डिटेल में मतलब समझाता हूँ आपको। कोई भी छूट है आपको, कुछ भी यहाँ फोकस 30 मतलब फोकस्ड क्या है ये भी पता नहीं, तो फोकस 30 फंड्स आप जान के क्या करेंगे। अगर फोकस्ड का मतलब इफ़ यू डोंट नो द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोकस्ड, है ना, व्हाई इट इज़ टेलिंग फोकस 30। तो अगर आपको फोकस 30 का ही मतलब नहीं है तो HDFC फोकस 30 छोड़िए, कुछ भी फोकस 30 फंड होगा जो भी अच्छा होगा, क्यों रिटर्न दे रहा है, मतलब उसका मॉडल क्या है, फंड मैनेजर जान के आप क्या करेंगे। फंड का स्ट्रैटेजी एंड फंड का मीनिंग आपको जानना चाहिए। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ फोकस 30। फोकस मतलब है ये जो फंड है इसका एक मॉडल है इन्वेस्टमेंट का, जो 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मोर देन 30 स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मैक्सिमम 30, मैक्सिमम ये क्या है, मैक्सिमम को जो है मैक्स टू मैक्स ये 30 स्टॉक्स में लगाएंगे, उससे ज़्यादा स्टॉक्स में ये कभी निवेश नहीं करेंगे। तो ये हो गया फोकस्ड। अब इसमें मार्केट कैप क्या रहेगा, मार्केट कैप का कोई भी इसमें पैरामीटर नहीं है, मिनिमम कोई मैक्सिमम कुछ नहीं है। जैसे ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मतलब बैरियर नहीं है। द फंड मैनेजर हैज़ एबिलिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट अक्रॉस द मार्केट, मगर अंडर 30 स्टॉक्स। जो भी इसका AUM है, जो भी इसका अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो 30 स्टॉक्स के अंदर ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं इसमें 50 स्टॉक्स या 100 स्टॉक्स में लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फोकस 30 का जो रिटर्न है लास्ट 10 ईयर का आप देख लेते हैं। लास्ट 10 ईयर का जो रिटर्न है स्कीम ने दिया है लगभग 16% रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन। लास्ट 10 ईयर का 15%, लास्ट 5 ईयर का 31% एंड लास्ट 3 ईयर का 25% रिटर्न दिया है। अगेन HDFC फ्लेक्सी कैप जो है वो लास्ट 10 ईयर्स का जो रिटर्न है वो है 16% एंड लास्ट 5 ईयर का 30%। अभी जो है HDFC ELSS टैक्सेबल, ये टैक्सेबल फंड है। कोई अगर ऐसा इंडिविजुअल कोई है जिसको टैक्स बेनिफिट चाहिए, सेक्शन 80C में डिडक्शन चाहिए इनकम टैक्स में, तो वो HDFC टैक्सेबल में जा सकते हैं। तो अभी जो इनकम टैक्स का जो रिजाइम चल रहा है, न्यू रिजाइम, ओल्ड रिजाइम,
तो मैक्सिमम जो है न्यू रिजाइम में जा रहा है, तो न्यू रिजाइम में कोई टैक्सेबल का बेनिफिट नहीं है, तो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस टैक्सेबल में जा सकते हैं, क्योंकि टैक्सेबल में एक बेनिफिट है, इसमें क्या है 3 साल का एक लॉक इन होता है। इसमें क्या होता है, आप 3 साल अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या है, लॉक इन रहता है, आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और फंड मैनेजर के पास एक बहुत अच्छा सा अमाउंट मिल जाता है जो लॉक इन है, विड्रॉ नहीं होगा, उसको उसके हिसाब से, अपने हिसाब से फंड मैनेजर इसको मतलब जगह जगह पे इन्वेस्ट कर सकती है और थोड़ा रिस्क ले सकती है। तो इसका जो स्कीम का रिटर्न है वो लास्ट 10 ईयर का 14%, लास्ट 5 ईयर का 28%। अभी जो बेंचमार्क है, देखिए सभी फंड का जो बेंचमार्क है, 5 ईयर का बेंचमार्क बीट किया है, 10 ईयर्स का बेंचमार्क बीट किया है, सॉरी ये स्कीम रिटर्न है 10 ईयर्स का, और सिंस इंसेप्शन बीट किया है, ये भी सिंस इंसेप्शन बीट किया है, तो बेंचमार्क को इसने भी बीट किया है, इस सभी फंड ने बेंचमार्क को अच्छी तरह से बीट किया है। मगर ये तीनों जो फंड है, ENSS छोड़ दीजिए, फोकस 30 छोड़ दीजिए, फ्लेक्सी कैप के साथ अगर आप PPFS का देखते हैं, PPFS का इसमें एक जैसे 10 ईयर का रिटर्न है 16%, और इसका जो 10 ईयर का एवरेज रिटर्न है 18 to 19% रिटर्न है, मतलब 3% ज़्यादा है, और लॉन्ग टर्म में 3% बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कैलकुलेटर आपके पास है या कुछ SIP कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर, आप 3% इधर उधर देख के 10 साल या 20 साल का देखिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा या कम होता, ज़्यादा बहुत 3% में बहुत हेरफेर हो जाता है भाई। तो इसमें तो 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, मगर 10 साल में या सिंस इंसेप्शन PPFS का जो फ्लेक्सी कैप का जो रिटर्न है, इसको बीट नहीं कर पाया। तो चलिए एक पॉइंट हम लोगों को मिल गया, जो PPFS यहाँ पे बेटर है इन लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स में। अभी तो अब के आज की डेट पे ऐसा भी हो सकता है अगले 5 साल में HDFC फ्लेक्सी कैप और भी ज़्यादा अच्छा करे, और PPFS जो चल रहा है उससे कम दे, या ऐसा ही कुछ रिटर्न दे। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी सीनियर जो फंड मैनेजर है, इनका मैं देख लिया कौन सा फंड मैनेज कर रहे हैं। अभी आते हैं इसका जो मिनिमम SIP अमाउंट है, वो है 100 रुपीज़। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मिनिमम SIP अमाउंट जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। अभी डायरेक्ट में जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.73 है, और ये जो फंड आया था वो 2013 में आया था जनवरी को। एग्जिट लोड है, लॉक इन कुछ नहीं है, एंट्री लोड कुछ नहीं है, एग्जिट लोड है 1% का एग्जिट लोड है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, और रिडीम विथ 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर अगर आप कुछ भी मतलब रिडीम करते हो तो इसमें एग्जिट लोड लग जाएगा। आफ्टर 1 ईयर देयर इज़ नो एग्जिट लोड। अभी पोर्टफोलियो में देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो है बैंक्स में। देखिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये टॉप होल्डिंग्स है। SBI इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, सिप्ला, भारती एयरटेल, स्टेट बैंक, ACL टेक्नोलॉजी। अभी इसका थोड़ा स्कीम का जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा रीड कर लेते हैं। देखिए टॉप सेक्टरल ट्रेंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सेक्टरल ट्रेंड को पता करने के लिए। देखिए इसमें क्या है, फाइनेंशियल सर्विस, इसमें सेक्टरल ट्रेंड जो हुआ है वो नवंबर से 38, 37, 38, 39 फाइनेंशियल सर्विस में NAV का जो ट्रेंड हुआ है, ऑटोमोबाइल में, हेल्थ केयर में। अभी मार्केट सेगमेंट वाइज एक्सपोजर, लार्ज कैप में ये सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है 74, और कंटिन्यूसली लार्ज कैप में जो एक्सपोजर है वो सेम है, मतलब इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया है। मिड कैप में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है और स्मॉल कैप में थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। तो आप बता सकते हैं 70% लार्ज कैप है, तो ये एक लार्ज कैप ही हो गया। PPFS में भी सेम कंडीशन है, 70% फंड, मतलब 67%, 70% लगभग लार्ज कैप में है। अब इसका जो फंड है वो निफ्टी 500
बेंचमार्क है। अभी इंडस्ट्री देख लेते हैं। इंडस्ट्री वाइज देखिए इंक्रीज़ हुआ है, कौन सा सेक्टर्स में इन्होंने अपना जो शेयर्स है वो परचेस किया है रिसेंटली। वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, फार्मास्यूटिकल में है, आईटी में है, बैंक्स में है, आईटी सॉफ्टवेयर, सीमेंट, बैंक्स, ऑटो कंपोनेंट, आईटी सॉफ्टवेयर है। अभी इसमें जो नेक्स्ट है इनका क्वांटिटेटिव डेटा देखना है हम लोगों को। स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा 0.83 और जो बीटा पीपीएफएस का था वो था 0.67। मतलब बीटा के कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप बहुत सेफ है, एचडीएफसी में थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहा है। साफ रेशियो भी अच्छा है। इक्विटी टर्नओवर 25%, टोटल टर्नओवर 31%, इक्विटी प्लस डेट प्लस डेरिवेटिव। तो इसमें भी पोर्टफोलियो टर्नओवर उसमें थोड़ा कम है 16% और इसमें 25%, लगभग ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है इसमें ख़राब है उसमें अच्छा है। टॉप इक्विटी होल्डिंग्स पहले भी मैंने बताया बैंक्स में ज़्यादा है। तो अभी इस डिस्कशन से ऐसा लगता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ जो है फंड का ओवरलैपिंग। देखिए म्यूचुअल फंड में जो दो फंड, अब दो फिक्स सोचिए फ्लेक्सी कैप भी है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, दोनों फ्लेक्सी कैप है, पीपीएफएस एंड एचडीएफसी। तो आपको दोनों फ्लेक्सी कैप लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको एक फ्लेक्सी कैप लेना चाहिए। तो इसमें ओवरलैपिंग है 33% का ओवरलैपिंग है, 33% का मतलब दोनों फंड को अगर लेते हो आप, उनका जो पोर्टफोलियो है वो 33% ओवरलैप हो रहा है। सेम स्टॉक है, कौन सा कॉमन स्टॉक देख लीजिए अक्रॉस द टू फंड। देखिए एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, बिरला सॉफ्ट, सिप्ला, एचसीएल, एचडीएफसी, आईसीआईसी, इंफोसिस, आईटीसी, कोटक महिंद्रा, सभी जो बैंक है देखिए लगभग ये कॉमन स्टॉक है। और होल्डिंग देखिए एक्सिस बैंक में ये 3% है, ये 8%, भारतीय एयरटेल सेम लगभग, अभी एचसीएल भी सेम है, एचडीएफसी बैंक सेम है, ठीक है। अच्छा इसमें आप देखिए आईसीआईसी थोड़ा पीपीएस में कम है, एचडीएफसी में ज़्यादा है, और कोटक महिंद्रा में भी 4% इधर है, उधर 4.52। तो ऐसा लगता है जो एचडीएफसी और फ्लेक्सी कैप जो है और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, ये दोनों फंड बेसिकली अच्छे फंड है। आप देखिए अब 10 ईयर का जो रिटर्न देखिए 10 ईयर्स का, इसमें फ्लेक्सी कैप थोड़ा बेटर है और एचडीएफसी थोड़ा कम दिया है रिटर्न। 5 साल में एचडीएफसी अच्छा है, पीपीएफएस अच्छा नहीं है, थोड़ा मतलब कम दिया है, 4-5% कम दिया है। बीटा में फ्लेक्सी कैप ज़्यादा सेफ है, एचडीएफसी थोड़ा रिस्की है। और जो मतलब फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर का जो क्वालिटी है वो मतलब पीपीएफएस का भी अच्छा फंड मैनेजर है और एचडीएफसी का भी फंड मैनेजर अच्छा ही फंड मैनेजर है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको दोनों में से किसी एक फंड को आप ले सकते हैं। देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं है आपको। हाँ अगर आप एएमसी वाइज चूज़ करना चाहते हैं, जैसे फंड मैनेजर एचडीएफसी में बहुत ज़्यादा है, एओएम टोटल एएमसी का जो एओएम है वो बहुत ज़्यादा है, टोटल एएमसी का जो फंड है बहुत ज़्यादा स्कीम है एचडीएफसी में। आप अगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप इन केस कभी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, आप उसमें स्विच होकर दूसरे फंड में जैसे फोकस 30 है और भी मिड कैप, स्मॉल कैप्स, थीमेटिक बहुत ज़्यादा फंड है, इसमें आप स्विच कर पाएंगे। मगर पारंपरिक जो फ्लेक्सी कैप है इसमें पारंपरिक एएमसी का एक सिंगल फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, और जो फंड है वो लिक्विड एंड डेब्ट ओरिएंटेड फंड है। इक्विटी फंड एक इक्विटी फंड है जो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, और कोई और इक्विटी फंड इसमें नहीं है। तो अगर इन केस पारंपरिक फ्लेक्सी कैप आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रहा है तो आप इसको रिडीम करना मैंडेटरी हो जाएगा, स्विच नहीं कर पाएंगे। रिडीम देखिए स्विच भी एक तरीके से रिडीम ही होता है, मगर उसी एएमसी में आप रहेंगे, फोलियो चेंज नहीं होगा, बैंक्स में पैसा लेने की कोई आपको नेसेसिटी नहीं आएगा, तो आप इसमें दूसरे फंड में चला जाएंगे, जिससे पारंपरिक में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पारंपरिक में आपका एक ही मतलब फंड है फ्लेक्सी कैप, इक्विटी फंड है। तो चलिए अगर आप एएमसी के हिसाब से देखेंगे तो एचडीएफसी बिगर
AMC, देन PPFS। और फंड का रिटर्न ऑन जो कंजर्वेटिवनेस, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल, जो वॉरेन बफेट का मॉडल फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंसी, क्योंकि HDFC फ्लेक्सी कैप में जो रिटर्न का कंसिस्टेंसी है वो फ्लेक्सी कैप की तरह नहीं है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का जो रिटर्न का कंसिस्टेंसी है वो मच बेटर दैन HDFC फ्लेक्सी कैप। तो इसको आप अगर फॉलो करते हो, यहाँ मेरे को रिटर्न में कंसिस्टेंसी चाहिए, लगभग 2-3% चलेगा, रिटर्न कम मिलेगा, 5% कम मिलेगा, मगर अगर मेरे को 18 या 20% मिल रहा है या 15% मिल रहा है, तो आई मतलब मुझको एश्योर होना चाहिए, हाँ मैं 15 या 16% अगले 10, 15, 20 साल अगर रहूँगा इस फंड में तो मेरे को मिल जाएगा। तो इसके लिए PPFS अच्छा फंड है। बाकी आपके ऊपर है, आपका पैसा है, आप जहाँ भी इन्वेस्ट कीजिए। आपको ऐसा भी हो सकता है फ्लेक्सी कैप ही पसंद नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप लिटरली एक लार्ज कैप बोल सकते हैं, क्योंकि 70% मनी तो आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट है। तो चलिए आज का जो वीडियो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।